We're going to discuss the chapter number 8 of this book. Chapter name is Democratic and Nationalist Revolution. We're going to discuss its exercise questions. This one, is it visible, the below one? Okay. This one and from this side also. Okay. Okay, let's begin. First question. What step did the Parliament of England take to end authoritarianism? Authoritarianism means जिसमें authority means power concentrate in one hand. Authoritarianism में power किसके हाथ में होती है? एक व्यक्ति के हाथ में. कितने व्यक्ति के हाथ में? एक व्यक्ति के हाथ में. उसको बोलते हैं authoritarianism. क्या बोलते हैं? Authoritarianism. Just like we have North Korea. In North Korea, all power concentrate in one hand. एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर है. कौन? किम जोंग उन. ठीक है, तो पावर रिमेन्स इन वन हैंड. लिखे अथॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, इसमें क्या होता है? पावर एक व्यक्ति के हाथ में होती है. कितने व्यक्ति के हाथ में होती है? पावर रिमेन्स इन वन हैंड. इन वन हैंड मतलब एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर. कितने व्यक्ति के हाथ में सारी पावर? एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर आती है. उस रिजीम को या उस फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप को बोलते हैं अथॉरिटेरियनिज्म. क्या बोलते हैं? अथॉरिटेरियनिज्म. ठीक है, अब आते हैं आंसर पे. द पार्लियामेंट लिमिटेड, ये क्या था क्वेश्चन? व्हाट स्टेप डिड पार्लियामेंट? हाँ, पार्लियामेंट, इंग्लैंड के पार्लियामेंट ने अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने के लिए क्या किया? अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने के लिए क्या किया? क्वेश्चन में एंड लिखा तो समझ ही जाओगे. तो इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? रॉयल पावर को, यानी कि रॉयल पावर क्या होता है? राजा का पावर. रॉयल जानते हैं? रॉयल यानी राजा. ठीक है, पूरा रॉयल पावर यानी कि राजा हो गया, उसका मंत्री हो गया, इन सबको मिलाकर बोलते हैं रॉयल. ठीक है, ही इज वेरी रॉयल, ही बिलोंग्स फ्रॉम वेरी रॉयल फैमिली. अगर कोई राजा राजघराने से होगा तो बोले रॉयल फैमिली. ठीक है, तो ऐसा होता है. तो लिमिटेड रॉयल मतलब रॉयल पावर को कम किया. राइट्स बिल ऑफ राइट्स लाके, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया और इंश्योर किया रेगुलर इलेक्शंस. क्या इंश्योर किया? रेगुलर इलेक्शन. स्ट्रेंथन इट्स कंट्रोल ओवर फाइनेंसेस एंड आर्मी. आर्मी का मतलब सब जानते ही हैं. फाइनेंसेस मतलब रिलेटेड टू मनी. फाइनेंसेस यानी होता है वित्तीय. एग्जैक्ट हिंदी में होता है वित्तीय. क्या होता है? वित्तीय. और लोकल भाषा में रिलेटेड टू फाइनेंस. रिलेटेड टू मनी. लिखिए ये सब जो लिखवाते हैं, रिलेटेड टू मनी. हिंदी में वित्तीय कहते हैं. सो क्या कहते हैं? वित्तीय. तो वहां के लोगों ने इलेक्शन कराए. रेगुलर इलेक्शन मतलब कि भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं रेगुलर. अब रेगुलर मतलब हर दिन मत समझना, जितना डिसाइड किए हैं उतना, उसको बोलते हैं रेगुलर. क्या बोलते हैं? रेगुलर. रेगुलर का मतलब सिर्फ हर दिन ही नहीं होता है. हमारे इंडिया में अगर 5 साल में इलेक्शन होता है हर साल, पता है सबको, तो हर 5 साल में इलेक्शन का होना ही क्या कहलाएगा? रेगुलर इलेक्शन. ओके, मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज who was the main architect of American Constitution? List its special features. As like our the architect of Indian Constitutions is Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर हमारे भारत के संविधान के मेन आर्किटेक्ट हैं. वैसे ही जेम्स मेडिसन इज द आर्किटेक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. विच कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. इतनी सी बात. ठीक है, तो भारत के संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर. उसी प्रकार से इनके देश में भी संविधान है, तो किसी न किसी ने तो बनाया ही होगा. ठीक है, तो किन्होंने बनाया है? जेम्स मेडिसन. आखिरी नाम याद रखना एकदम, मेडिसन. ठीक है, और जेम्स मेडिसन तो याद रखना ही है. ठीक है, बाकी ये मेडिसन याद रहना चाहिए. ठीक है, कैसे याद रखेंगे? मेडिसिन, दवाई खाने से इंसान क्या होता है? ठीक होता है, मतलब तंदुरुस्त रहता है, अच्छा रहता, खुशहाल रहता है. संविधान लिखकर
इंसान को क्या रखते हैं, हर चीज देते हैं, इक्वालिटी देते हैं, समानता, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सब चीज देते हैं ना। तो वैसे याद रखना मेडिसिन, मेडिसिन से इंसान तरोताजा अच्छा कैसे हुआ, मेडिसिन से। संविधान बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, तो संविधान के होने से सब चीज मिल जाता है, ठीक है। सोचिए, तो जेम्स मेडिसन, जेम्स मेडिसन, ये एक चीज याद है। फिर दूसरा में पूछा गया है कि अब फीचर्स बताना है, क्या बताना है, फीचर्स। इसकी हमारे संविधान में बहुत सारे फीचर्स हैं, 395 आर्टिकल्स, उसमें अंदर में जैसे की है कि एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कानून, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऐसा करके है। वैसे इसका आपको फीचर्स बताना है, तो क्या फीचर्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में शक्तियों को बांटा जाता है और अच्छा से दोनों फिर मैनेज करते हैं। भारत में भी पता है आपको फेडरलिज्म है, स्टेट और सेंटर के बीच में। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ, भारत में भी है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास नहीं है, सीएम है उसके पास भी शक्ति है, एमएलए है उसके पास भी शक्ति है कि नहीं, एमएलए के पास पावर भले कम है लेकिन है। वैसे सरपंच के पास ही पावर है। आपको गांव में अपनी नाली खुदवाना है तो जाके सीएम को थोड़ी बोलोगे, किसको बोलोगे, सरपंच। तो इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ। तो ये है पावर का विकेंद्रीकरण, या सेपरेशन ऑफ, समझ बांट दिए सबको, क्या कर दिए, बांट दिए। क्या बांटे, क्या बांटे, पावर। एमएलए को बांटे, जैसे कि एमपी को बांटे, पंच को बांटे, सरपंच को बांटे, बीडीसी को बांटे। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा कानून बन गया जो संविधान का उल्लंघन करे, अमेरिका की जुडिशरी, जुडिशरी मतलब कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका सबसे स्ट्रांग है पूरे दुनिया में। तो चेक्स एंड बैलेंस का मतलब ये कि संविधान को अगर खतरा हो, लोग गलत काम करें, मतलब सरकार कुछ गलत नियम निकाले, तो क्या कर सके, कोर्ट, कोर्ट उसको चेक करेगी और गलत हुआ तो उसको नल एंड वॉइड कर देगी। क्या कर देगी, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगी, समाप्त। क्या होता है, अगर कोई कानून न्यायपालिका का, संविधान का उल्लंघन करे तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड। ये सब न्यू वर्ड मीनिंग है, अभी आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन फिर इसको जब तो रिवीजन नहीं करेंगे याद नहीं आएगा। तो नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। क्या कर देना, समाप्त कर देना। ये होता है नल एंड वॉइड। अ स्ट्रॉन्ग रिटन फ्रेमवर्क प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स। अब ये वाला इजी लाइन है। तो ये जो है संविधान क्या रक्षा करता है, इंडिविजुअल्स यानी कि व्यक्तियों के अधिकारों की, राइट्स यानी अधिकार। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रटने कोई बात ही नहीं। किसी भी देश को संविधान हो, संविधान क्या करता है, लोगों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। क्या करता है, रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाएंगे, ठीक, जो लिखवा रहे हैं। विच कंट्री डू यू एसोसिएट विथ, अ किंग हैज रेसिडुअल पावर आफ्टर द रिवॉल्यूशन। तो इंग्लैंड में अभी भी राजा हैं, जैसे क्वीन एलिजाबेथ सुनी होंगे, जिनका डेथ हुआ था 2-3 साल पहले। तो वहां अभी भी, कहां पर, इंग्लैंड, यानी कि आपका ब्रिटेन का बात हो रहा है। ब्रिटेन में अभी भी राजा रानी लोग हैं, भले संविधान है, ठीक है, तो उसको फिर भी वहां पर है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं उसको, ऐसा सिस्टम रहता है, लिख लो पहले फिर मैं बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्की भी है, संविधान भी है और राजा और रानी भी है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दो चीज एक साथ, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी है और मोनार्की भी है। मोनार्की मतलब क्या, राजा और रानी का शासन, राजतंत्र बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं, राजतंत्र, जहां पर राजा रानी हो, ठीक है, हेड। तो वहां पर संविधान भी है, हालांकि अनरिटन है, अनरिटन है संविधान।
तो वहां पर क्या है, संविधान भले लिखा हुआ नहीं है ब्रिटेन में, लेकिन संविधान उनके रग रग में बसा हुआ है। सोचो 1215 जब दुनिया में मतलब संविधान नाम का वर्ड नहीं सुने थे कोई, तब से उन लोगों का मैग्ना कार्टा सब चल रहा था, है ना। तो उनके समझिए पूरा रग रग में बसा है, क्या बसा है, संविधान। तो वही, और हमारे इधर भले लिखा हुआ है, ठीक। तो वहां पर भले रिटर्न नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर। क्या है वहां, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में, ठीक है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अधिकार ब्रिटेन में आपको यूएसए में ही दिखेंगे। जितने नागरिक को अधिकार हैं, भारत से ज्यादा अधिकार है क्या नागरिकों को, भारत से ज्यादा अधिकार है वहां। यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, भले वहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं, क्यों, क्योंकि वहां पर सब लोग के रग रग में बसा है। रग मतलब समझते हो ना, रोम रोम में बसा हुआ है संविधान, ठीक है। ओके, तो क्या क्या हुआ था, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन हुआ था वहां पर। ग्लोरियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां बिना खून खराबा के हुआ था। क्या हुआ था, बिना, इसको हिंदी में गौरवमयी क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौरवमय क्रांति, गौरवमय क्रांति। गौरवमय क्रांति का मतलब क्या है, ये वाला जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें किसी का खून नहीं बहा था। रिवॉल्यूशन होता है क्या होता है कि 1000 लोग, 2000 लोग या 10,000 लोग, इन लोगों का बलिदान चढ़ जाता है ना। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में मतलब एक खून नहीं बहा था बोलते हैं, इसलिए इसको गौरवमय क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द मोनार्की कंटिन्यू बट अंडर पार्लियामेंट्री लिमिटेशन। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो रिवॉल्यूशन हुआ था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, जॉर्ज द, किसको हटाने के लिए, लुई द 16 को हटाने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। वैसे ही यहाँ पर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, लेकिन राजा बेचारा चल ही रहा था, कंटिन्यूड मतलब समझते हो ना, मोनार्की चलता रहा, हालांकि कुछ लिमिटेशन लगा दिए। क्या लगा दिए, लिमिटेशन, लिमिटेशंस लगा दिए उन लोगों को। नेक्स्ट वी हैव द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये अमेरिका में दिया गया था कि जब तक हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, टैक्स। अमेरिका, इसका मतलब क्या था कि उन लोगों को जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे थे उन लोग के पार्लियामेंट में, सांसद नहीं बना रहे समझे लोग। तो बोले जब तक सांसद नहीं बनाओगे या रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे हम लोग को, तब तक हम लोग टैक्स नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, टैक्स। ये अमेरिका में बोला गया था, स्लोगन है। जब स्लोगन समझते जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, नेताजी है ना, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्लोगन दिया था, वैसे ही वहां का स्लोगन है ये, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि बिना रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तब तक हम टैक्स नहीं देंगे। तो ये सब स्लोगन हर जगह पड़ता है। सिंस अमेरिकन कॉलोनिस्ट डिमांडेड रिप्रेजेंटेशन टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसा कि हमने पढ़ा, आप सभी को पता ही है कि अमेरिका भी किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था। तो बोले हमें भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट में क्या दो, रिप्रेजेंटेशन दो। पता है ना, एमपी, एमपी यानी क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसको हिंदी में सांसद बोलते हैं। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स वाला सिस्टम है, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो बोले हमें भी मतलब कि सांसद बनने दो बेसिकली, तब हम टैक्स देंगे। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व। क्या होता है, प्रतिनिधित्व। सिंपल भाषा में हमें लोगों को रिप्रेजेंट करने दो। अगर और सिंपल करें तो देखिए, एक जो सांसद होता है, क्या होता है, सांसद, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, छोड़ो सुनो, एक गांव में 300 लोग हैं, कितने लोग हैं, 300, और वहां एक सरपंच है, क्या है, सरपंच। तो अगर सरपंच कुछ बोल रहा है तो कितने लोगों की आवाज है, 300 लोगों की आवाज है। मतलब एक सरपंच कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 300 लोगों को। वैसे ही तो रिप्रेजेंट, समझ गए, रिप्रेजेंट वो होता है। वैसे ही एक सांसद भारत में 10 लाख लोगों पर बनता है। कितने लाख लोगों पर, 10 लाख फिक्स नहीं है, वो आपका डिपेंड करता है कि
आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है, बट 10 लाख माना जाता है, ठीक, कितना लाख, 10 लाख। तो एक जो सांसद होता है भारत का, वो कितने लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, 10 लाख लोगों को। एमपी मतलब समझ, एमपी यानी मेंबर ऑफ, हिंदी में सांसद, हिंदी में। तो एक सांसद 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है भारत में, विधायक 2 से 3 लाख लोगों को। तो एक सांसद 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि एक सांसद 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है। कितने लाख लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, 10 लाख लोगों का। तो मतलब एक सांसद कुछ बोल रहे हैं, मतलब कितने लाख लोगों की आवाज है, 10 लाख लोगों की। वो होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेटिव नेता को बोलते हैं प्रतिनिधि, नॉर्मली भाषा लिखिए, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि, सामान्य भाषा में नेता, सामान्य भाषा में रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि, आपके समझने के लिए नेता, क्या, ने और ता। तो नेता को रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। याद रखिएगा सब वर्ड मीनिंग, आराम से घर में आधा घंटा बैठ के देखिएगा कि इसका मतलब ये होता है एकदम, ठीक है। तो ये सब वर्ड आपको समझ में आए, मतलब कॉमन सी बात है, ठीक है। हम लोग भी जो कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़े थे, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, और एकदम ऐसा ऐसा वर्ड आता है, ठीक है, अभी तो नॉर्मल लगता है, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ये सब वर्ड देखेंगे तो डिफिकल्ट लगता है, तो सबको आराम से ठहर कर देखना पड़ता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओके। रिप्रेजेंटेटिव नेता। सामान्य जन में क्या होता है, डिफिकल्ट वर्ड को अवॉइड करते हैं, डिफिकल्ट वर्ड को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अब देखो आप ज्यादा दिमाग लगाने से बचते हैं, इंसानी फितरत है, रिस्क लेने से बचना, रिस्क लेने से बचना। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो राइट्स यानी अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन यानी घोषणा, डिक्लेरेशन यानी घोषणा। घोषणा समझते हो, अनाउंस करना, क्या करना, अनाउंस करना, शॉर्टकट। So France is connected with this document as it was issued during the French Revolution to proclaim liberty, equality and basic human rights. तो बेसिकली ह्यूमन, इसमें मैन ऑफ राइट्स या सिटीजन राइट्स क्या डिक्लेयर किया गया इसमें, बेसिकली इक्वालिटी, लिबर्टी और बेसिक ह्यूमन राइट्स। पेरेंट भी लिखोगे तो भी ठीक है, कम से कम राइट्स ही है, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या अनाउंस किया कि हम आप लोग को स्वतंत्रता देते हैं, समानता देते हैं और बेसिक ह्यूमन राइट्स देते हैं। ये उन्होंने अनाउंस किया, क्या किया, इसके हम लोग अनाउंस करते हैं कि आज आप लोगों का गेम्स है। वैसे ही फ्रांस ने क्या अनाउंस किया कि अब से सब लोग समान रहेंगे। भारत में से ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 14 में अनाउंस किए कि हाँ सब लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ रहेंगे। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का एबॉलिशन, तो अनाउंस किए, अनाउंस किया मतलब लिखित में उसको पब्लिश किए 26 नवंबर को। तो वैसे ही यहाँ क्या क्या अनाउंस किए, तो ये सब बातें अनाउंस किए, बस ये सब चीज अनाउंस की। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टोकुगा स्लोगन एंड द जापानीज एम्परर। जापान का एम्परर था, आपको पता ही होगा, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 के समय हिरोहितो एम्परर था। खैर देखते हैं इसमें किस बारे में बात चल रही है। What were the main features of relationship between the Tokugawa shogun and the Japanese emperor? दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब अच्छे थे, खराब थे कि कैसा था? The shogun held the real political authority while the emperor remained a symbolic figure. Symbolic figure का मतलब ये है जैसे कि भारत में प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल है कि प्राइम मिनिस्टर, रियल में, हाँ, तो रियल में प्राइम मिनिस्टर पावरफुल है। क्या पावरफुल है, प्राइम मिनिस्टर। जबकि सिंबॉलिक हेड कौन है,
प्रेसिडेंट हेड है। सिंबॉलिक हेड कौन है? प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्स्ट सिटीजन। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट को। तो वैसे ही सोंगून के पास क्या था? रियल पावर था। क्या था? रियल पावर था। और चाइना के एम्पर, चाइना बोलते हैं, जापान के एम्पर के पास सिंबॉलिक। इसको नॉमिनल हेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड। ऐसा वर्ड में याद रखिएगा। नॉमिनल हेड का मतलब क्या है? नाम मात्र का मुखिया। कौन सा मात्र का? नाम मात्र का। नाम मात्र का मुखिया नहीं, मतलब बस नाम मात्र का। हाँ, मुखिया भी लिख सकते हो, नाम मात्र का हेड। नाम मात्र का हेड, क्योंकि ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल हेड। क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड। पपेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, सब सिनोनिम्स है। पपेट गवर्नमेंट थोड़ा अलग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र का हेड। द मिलिट्री गवर्नमेंट कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्परर हैड लिटिल प्रैक्टिस गवर्निंग पावर। सिंपल सी बात है, जो एम्परर था उसके पास लिटिल प्रैक्टिकल गवर्निंग पावर था। छोटा ताकत, बहुत कम पावर था। क्या था? बहुत कम। तो ये नॉमिनल हेड, सिंबॉलिक हेड। भारत में नॉमिनल हेड गवर्नर और प्रेसिडेंट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गवर्नर प्रेसिडेंट। लिख लीजिए। नॉमिनल हेड इन इंडिया कर देना, ठीक है। यहां पर जिसकी नॉमिनल हेड, कहां जगह खाली है? नॉमिनल हेड इन इंडिया किसको किसको बोलते हैं? गवर्नर को बोलते हैं। किसको किसको बोलते हैं? गवर्नर और प्रेसिडेंट को। किसको बोलते हैं? और बहुत सारे लोग को बोलते हैं, लेकिन अब फिलहाल इतना ही याद रखिए आप लोग, गवर्नर और प्रेसिडेंट। राज्य में लिखित तौर पर सबसे बड़ा हेड होता है गवर्नर, और देश में प्रेसिडेंट। लेकिन रियल हेड राज्य में सीएम और देश में पीएम। रियल हेड उन लोग क्यों होते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी है। सीएम और पीएम कहां से चुन के आते हैं? लोगों से चुन के आते हैं। तो बोलेगे उसको क्यों बड़ा पोस्ट दिए हैं? तो इसलिए ताकि पावर मेंटेन रहे। क्या रहे? पावर बैलेंस है। एक व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पावर ना है बोल के। किसके हाथ में ज्यादा पावर ना है करके? एक व्यक्ति में हाथ में। इसलिए प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसीलिए सर। और उसके अलावा आईएएस आईपीएस उधर जाके सेक्रेटरी लेवल के। सिंपल सा रीजन है, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या पावर? एक व्यक्ति के हाथ ज्यादा पावर आ जाता है, फिर मिसयूज होता है। लिखवाए थे ना एक बार, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ज्यादा पावर आने से इंसान और ज्यादा करप्ट हो जाता है, इसलिए पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, ठीक है। चलिए, हो गया? सब लिख लिए? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव इन दिस चैप्टर? 16 क्वेश्चन वी हैव। ओके, मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि दिख रहा है आप लोगों के चेहरे से कि डिफिकल्ट हो रहा है बोल के, बट व्हाट इज दिस इज व्हाट इट इज, ऐसा ही है, ठीक है सब्जेक्ट। इसलिए हम लोग इजी को पहले पढ़ लिए हैं, पॉलिटिकल साइंस ये सब, ठीक है। ओके, तो एक एक वर्ड जो है अच्छे से समझ समझ के पढ़िए। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह? ये इजी क्वेश्चन है। सत्याग्रह मतलब क्या है? सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह। सत्य मतलब सबको पता है, सत्य मतलब ट्रूथ। क्या होता है? ट्रूथ। और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अहिंसा क्या होता है? अहिंसा। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। नॉन वायलेंस यानी क्या होता है? अहिंसा, ठीक है। तो ये जो है इट इज अ मॉरल मेथड यूज्ड बाय महात्मा गांधी, ठीक है। इनके द्वारा यूज किया गया था, महात्मा गांधी। क्यों यूज किया गया था? ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। किस लिए? ठीक है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना नफरत फैलाए। हेटेड यानी होता है नफरत। क्या होता है? नफरत,
बिना नफरत फैलाए, बिना फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स यानी मारपीट, फिजिकल फोर्स यानी मारपीट या फिजिकल वायलेंस करके। तो बिना किसी नफरत, बिना किसी मारपीट के द्वारा, किनके द्वारा यूज किया गया था? महात्मा गांधी। किनके द्वारा? महात्मा गांधी। ओके, तो ये वाला इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो समझ गया सत्य यानी क्या होता है? ट्रुथ होता है। नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, किनके द्वारा यूज किया गया था? महात्मा गांधी। ओके, हाउ डिड इंग्लिश पार्लियामेंट कंट्रोल मोनार्किस राइट टू लेवी टैक्सेस? लेवी यानी होता है लगाना, क्या होता है? लगाना। तो लेवी टैक्सेस मतलब टैक्स लगाना, क्या लगाना? टैक्स को हिंदी में कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कर, क्या बोलते हैं? कर बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ डिड इंग्लिश पार्लियामेंट कंट्रोल मोनार्कीज राइट टू लेवी टैक्सेस? तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने कैसे कंट्रोल किया टैक्स लगाने के अधिकार पर? क्या लगाने के अधिकार पर? टैक्स लगाने के अधिकार पर। पार्लियामेंट गेन अथॉरिटी ओवर द टैक्सेशन आफ्टर 1660। तो पार्लियामेंट कहां की पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने टैक्स को कंट्रोल करने का जो राइट्स है वो कब कंट्रोल किया? ये समझ, इंग्लिश पार्लियामेंट, इंग्लिश जो है ब्रिटेन वालों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? लिख लीजिए, इंग्लिश किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को बोलते हैं। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट। कौन सा पार्लियामेंट? ब्रिटिश। ब्रिटेन ब्रिटिश समझ ही जाओगे सब लोग, लिख लो। तो इंग्लिश पार्लियामेंट मतलब कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने कंट्रोल किया, कब किया? 1688। It declared that the king could not impose taxes. Impose नहीं होता लगाना, impose यानी लगाना। इन्होंने बोला कि राजा टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब बिना हमसे पूछे, बिना हमसे पूछे तो राजा टैक्स नहीं लगाएगा, मतलब पहले पूछना पड़ेगा हम लोग से। Thus making the crown financially dependent on the elected representatives. क्राउन मतलब राजा को बोलते हैं। क्राउन समझते हैं जो ताज पहनता है, यहां पर क्राउन का मतलब राजा या रानी होता है। ठीक है, क्राउन देखो ना, क्राउन ताज, तो क्राउन का यहां मतलब राजा या रानी से है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि राजा टैक्स नहीं ले सकता, तो टैक्स नहीं मतलब पैसा नहीं, और पैसा नहीं है तो फिर पैसा बिना आदमी बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार हो जाता है तो डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? बेरोजगार आदमी क्या होगा? डिपेंडेंट, किसी पर निर्भर होगा। क्या होगा? तो ये अब राजा निर्भर हो गया, किस पर निर्भर हो गया? पार्लियामेंट के लोगों पर निर्भर हो गया। किसके पर निर्भर हो गया? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब जो चुनी हुई जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि वो एमपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, उस पर निर्भर हो गया। क्या हो गया? उस पर निर्भर हो गया। ठीक है, तो दो तीन चीजें याद रखनी कि कब हुआ? 1688। राजा टैक्स नहीं ले सकता, मतलब राजा टैक्स नहीं लगा सकता, तो क्राउन हो गया बेरोजगार, यानी कि डिपेंडेंट हो गया, निर्भर हो गया। क्या हो गया? निर्भर हो गया। बस, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रूसो आर्ग्यू दैट द प्राइवेट प्रॉपर्टी करप्टेड सोसाइटी एंड ह्यूमन फ्रीडम? रूसो, रूसो एक फिलोसोफर है। क्या है? फिलोसोफर थे, अभी तो नहीं रहे। ठीक, तो उन्होंने कहा, फोटो दिखा देते हैं आपको रूसो की, उस दिन जो हमने देख रहे थे। तो रूसो ने कहा प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में। प्राइवेट प्रॉपर्टी में समझते हो ना? प्राइवेट प्रॉपर्टी में क्या, अगर आपके पास घर है, कार है, ये सब क्या है? प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये है आपके जीन जैक रूसो। ठीक है, ये है आपके रूसो। ठीक है, तो रूसो, इनका फेमस बुक है ये आपका डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। यह आया था आपका 1754 में, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1760
टू। ये दोनों बुक आपको याद रखना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब आया था? 1762 में। किनका था? रूसो का था। ठीक है, अंडरलाइन करा चुके हैं आप लोगों को। और डिस्कोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, तो ये रूसो के द्वारा आया था। तो देखिए, रूसो आर्ग्यू दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी करप्ट सोसाइटी एंड ह्यूमन फ्रीडम। तो उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी जो है, कौन सी प्रॉपर्टी? प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान की फ्रीडम को छीनती है, मतलब कि करप्ट करता है इंसान को। क्या बनाता है? करप्ट। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हो ना, आपके पास जो कार है, घर है, वही होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। क्या होता है? और जो सरकारी स्कूल क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सरकार की प्रॉपर्टी को बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सरकार की प्रॉपर्टी को बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? ठीक है। तो देखिए, रूसो बिलीव करते थे कि प्रॉपर्टी क्रिएट इनइक्वालिटी। प्रॉपर्टी क्या क्रिएट करता है? ग्रीड यानी क्या होता है? ग्रीड यानी लालच। तो इनका मानना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी इंसान को लालची बनाती है और समाज में असमानता बढ़ाती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। मतलब एक हद से ज्यादा प्रॉपर्टी होना इंसान को लालची बनाता है और इनइक्वालिटी तो आती ही है। भारत में देखिए, भारत में 4 करोड़ लोग करोड़पति हैं। इनइक्वालिटी हुई, मतलब भारत में आपको देखिए, दुनिया के सबसे ज्यादा बिलियनर मुंबई में रहते हैं। सोचो, भारत में लगभग 122 के करीब बिलियनर हैं। बिलियनर, अरबपति। ठीक है, भारत में ही, मुंबई में ही। ठीक है, सबसे ज्यादा बिलियनर भारत में रहते हैं। ऐसा हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। पिछले साल ऐसा था, अभी शायद चाइना हो गया था, ऐसा कुछ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बिलियनर पिछले साल का रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में रहते हैं, ऐसा था। और दूसरे तो आपको दिखेंगे भारत में ही गरीबी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी लाती है, तो ठीक भी है, और लालच तो है ही। इट डिवाइड पीपल इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज रिच एंड पुअर। अब प्रॉपर्टी आएगा तो 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा ही। कितने हिस्सों में डिवाइड करेगा? 2 हिस्सों में। डिस्ट्रॉय नेचुरल इक्वालिटी। डिस्ट्रॉय यानी कि तबाह कर देना। नेचुरल इक्वालिटी को ये खत्म करता है। नेचुरल इक्वालिटी क्या है? कि इंसान जब पैदा होता है तो वो अमीर या गरीब थोड़ी पैदा होता है। ठीक है, फिर है इंकरेज कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ाता है कि मेरे को अमीर होना है बोल के, इसलिए लोग फिर अपने आप को असफल मान के फिर, है ना, गलत कदम उठाते थे। रिड्यूस ट्रू एंड कलेक्टिव फ्रीडम। फ्रीडम को कम करता है। फिर क्या करता है? फ्रीडम को कम करता है। तो इसलिए रूसो, जीन जैक रूसो किसके खिलाफ थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी। किसके खिलाफ थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ। किसके खिलाफ थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी। Okay, that is it for today. We'll discuss later the next question. Okay, thank you. Okay, question number 8. What were the factors that led the American Revolution? क्या ऐसे फैक्टर थे जिसके वजह से अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ? अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो सिंपल सी बात है, ब्रिटेन का गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। तो जो होता है मालिक वाला जो देश होता है, वो हैवी टैक्स लगाता है। क्या लगाता है? ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था लोगों को। ठीक है, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो थे, उसमें अमेरिकन के व्यक्ति लोग को नेता नहीं बना रहे थे। क्या नहीं बना रहे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना रहे थे। क्या नहीं बना रहे थे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रेस्ट्रिक्टेड ऑन ट्रेड। रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, प्रतिबंध होता है, यानी कि ट्रेड करने पर पाबंदी थी। क्या थी? पाबंदी, प्रतिबंध। मतलब व्यापार नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? ट्रेड यानी पता ही सबको, व्यापार। ये व्यापार है ना, ये वह है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन यानी होता है रोक। अगर सिंपल भाषा में बोले तो क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? रोक। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक। तो इन्होंने बिजनेस करने पर रोक लगा दिया था। ग्रोइंग नेशनल कॉन्शियसनेस, ideas of enlightenment thinkers and colonial unity against England were the major causes.
ठीक है, तो पहला तो उसमें कोई खामियां क्या क्या थी कि बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? अब आप 100 रुपए कमा रहे हो, 90 रुपए सरकार मांग लेगी तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, इस प्रकार से होता है टैक्सेस। रेस्ट्रिक्शन मतलब बिजनेस करने पर रोक लगा दिए थे, ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड यानी होता है सामान को लेना बेचना दूसरी जगह में, उसको बोलते हैं ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जो रूल करने वालों का, जैसे अभी क्या होता है डेमोक्रेसी में, हमारा जो नेता होता है वो हमारे ही आसपास के बीच में से होता है। यानी हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश का होता है, हमारा मुख्यमंत्री हमारे देश का होता है, हमारे राज्य का होता है कि नहीं होता? अब अगर ऐसा हो कि भारत का प्रधानमंत्री किसी और देश से आए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसी और राज्य से आए, ठीक है, तो खैर देश में तो नेशनैलिटी की फीलिंग है ही, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा अगर प्राइम मिनिस्टर दूसरे देश के व्यक्ति को बनाए और जो सांसद है वो भी दूसरे देश के व्यक्ति बने और कोई भी भारतीय ना हो, तो कैसा लगेगा? वही हो रहा था अमेरिकन के साथ। किसके साथ? अमेरिकन के साथ। तो इसलिए इतना सब चीज था जो उनके साथ हो रहा था बुरा। क्या हो रहा था? बुरा। अच्छी चीज क्या हो रही थी कि नेशनल कॉन्शियसनेस जाग रहा था, चेतना जाग रही थी, राष्ट्र के प्रति चेतना कि हमारे साथ बुरा हो रहा है भाई, हमारे साथ, हमको, हम किसी गुलाम थोड़ी नहीं रहेंगे। कॉन्शियसनेस यानी होता है चेतना। क्या होता है? चेतना। चेतना मतलब होता है आदमी जागरूक हो रहा था। क्या हो रहे थे उन लोग? जागरूक हो रहे थे। क्या हो रहे थे? अवेयरनेस यानी होता है जागरूक, लेकिन यहाँ पर कॉन्शियसनेस का मतलब जागरूकता से है। क्या है? जागरूकता। अनकॉन्शियस बोलते हैं बेहोश को, जब कोई बेहोश हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब चेतना, होश में होना। किस में होना? तो उन लोग देश के प्रति उन लोग का चेतना जाग रहा था। आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर, अभी हमने जो देखा कि रूसो जैसे थिंकर, जॉन लॉक जैसे थिंकर, रूसो और जॉन लॉक जैसे थिंकर, इतने बड़े बड़े फिलोसफर का बात सुनोगे तो मन में चिंगारी तो आएगा ही। अब सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं, नेताजी, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कौन किसको नहीं है वो आएगा उमंग, मन में चिंगारी। वैसे उन लोग बोल रहे थे नो पर्सन इज बॉर्न विथ चेन, कोई भी पैदा बेड़ियों के साथ नहीं होता। पैदा होने के बाद उन लोग गुलाम बना रहे थे। तो ऐसा जो थिंकर्स लोगों का जो बातें थी वो सब लिखते थे उस समय, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, लोग मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए, और फिर यूनिटी उन लोग बनाए। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। ये सब कुछ खास वजहें थी। कॉज यानी वजह, कॉजेज यानी वजह, ठीक है। तो हाई टैक्स ज्यादा, ये सब इसका रीजन है। इजी वर्ड से ये वाला। ओके, इन व्हाट वेज was the French Declaration of Rights similar to the American Declaration of Independence? मतलब फ्रांस का जो डिक्लेरेशन था, और अमेरिका का जो डिक्लेरेशन था, दोनों में क्या सिमिलरिटी थी? दोनों में क्या सिमिलरिटी, ये आपको बताना है। तो देखिए, सिमिलरिटी बोलेगा तो दोनों में क्या है, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा आपको लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज मिलेगा ही, ठीक है। बिना इक्वालिटी के संविधान थोड़ी बनेगा, तो वो सब तो कॉमन सेंस है, उसको रटने जैसे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। बोथ एम्फसाइज, संविधान हमेशा किसकी बात करता है? नेचुरल राइट्स की। किसकी बात करते हैं? स्वतंत्रता की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, सोवर्निटी की बात करेंगे। पॉपुलर सोवर्निटी का मतलब होता है डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड अपोजिशन टू ट्रेनी। इसका अलग से मैं वर्ड में यहाँ पर लिखवाऊंगा। ईच declared that the legitimate government must be based on the will and consent of the people। इसका मतलब यह लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी कि लेजिटिमेट यानी होता है वैध। क्या होता है? वैध। वैध और एक अवैध होता है। इलीगल चीज को अवैध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवैध। लेजिटिमेट मतलब होता है जो ओरिजिनल, ऑथेंटिकेट वाला जो सरकार है, वो कैसे बने? लोगों के विल और लोगों के कंसेंट यानी सहमति होता है। क्या होता है? कंसेंट यानी सहमति। तो इस प्रकार से बढ़िया बढ़िया वर्ड मीनिंग यूज किया जाता है, ठीक है। क्या यूज किया जाता है? बढ़िया बढ़िया वर्ड। कंसेंट यानी होता है सहमति। क्या होता है? और पीपल्स विल यानी कि लोगों के अनुसार,
लोगों के इच्छा अनुसार, यहाँ विल का मतलब इच्छा अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर इस कंसेंट यानी सहमति, विल यानी इच्छा अनुसार, किसके अनुसार? इच्छा अनुसार यानी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ये सब चीज कॉमन थी। ऊपर वाला तो याद ही हो जाएगा, दोनों जिस देश में संविधान रहेगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का मतलब ये है, उन लोग मोटे मोटे तौर पर ये सब अधिकार मिलेंगे बोल के है, ठीक है। तो जहां संविधान रहेगा वहां राइट्स की बात होगी, फ्रीडम की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, और पॉपुलर सोवर्निटी। पॉपुलर सोवर्निटी डेमोक्रेसी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? डेमोक्रेसी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यानी कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को पॉपुलर सोवर्निटी बोलते हैं, ठीक है। जहां पर लोग वोट दें, जिसको लोग वोट देते हैं उसे क्या बोलते हैं? कौन सा फॉर्म गवर्नमेंट का? डेमोक्रेसी। तो ये सब साथ में लिखते जाइए, क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, मतलब हालांकि डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको समझ लेंगे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये वाले चैप्टर को 3-4 बार पढ़ना है, ठीक है, आराम से, और वीडियो भी देख लेंगे, फिर छोटा छोटा चीज फिर अलग से बताएंगे। ओके, तो ये यहाँ पे क्या समझे हमने कि दो देश में समानता की बात क्या होगी, तो ये सब चीज होगा। और जो सरकार है वो लोगों के विल से बनना चाहिए, लोगों की सहमति से बनना चाहिए। किससे बनना चाहिए? कंसेंट जो है बहुत यूज होता है, फ्रीक्वेंट वर्ड है, इसको याद कर लेंगे। सहमति होता है, विल यानी इच्छा अनुसार। ओके, नेक्स्ट। इसलिए मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ इसको, क्योंकि चैप्टर थोड़ा डीप मीनिंग है। सब लोग लिख लिए हैं? ओके, नेक्स्ट। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी टुवर्ड्स वुमेन एज रिफ्लेक्टेड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स? तो रिवॉल्यूशनरीज का महिलाओं के प्रति क्या राय था या क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। पहले के रिवॉल्यूशनरी का अलग चलता था। उन लोग राइट्स की बात करते, तुम पुरुषों के राइट्स की बात करते थे। किसका बात करते थे? पुरुषों के राइट्स का बात करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। द डिक्लेरेशन स्पोक यानी स्पीच का थर्ड फॉर्म, स्पोक। तो ये डिक्लेरेशन कहता है कि मेनली ऑफ राइट्स फॉर मैन, वही बात, अधिकार किसके लिए होंगे? सिर्फ पुरुषों के लिए। पहले समाज कैसा था? पुरुष प्रधान। इसलिए हम बात ये बार बार कहते हैं कि महिलाओं को विशेषकर राजा राम मोहन रॉय, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर, तीनों का मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भारत क्या पूरे दुनिया में यही स्थिति थी कि महिलाओं को बहुत निचले नजरिए से देखा जाता था, ठीक है। तो किनके बारे में, किनके अधिकार की बात हो रही थी? राइट्स फॉर मैन। तो ये बात याद रखेंगे, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं, ठीक है। भारत का ही जैसा स्थिति था पूरी दुनिया में भी वैसी स्थिति थी। बस जो कास्ट सिस्टम है वही भारत की यूनिकनेस थी। भारत में बस कास्ट पूरे दुनिया में नहीं, वो बस भारत में है। बाकी हर तरफ से जो भेदभाव है पूरी दुनिया में था। किसी में रंग के आधार पर, किसी में रिलीजन, धर्म के आधार पर, ठीक है। जाति के आधार पर भेदभाव सिर्फ भारत में होता था, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे आप। वुमेन वर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल इक्वालिटी। इंक्लूड का उल्टा होता है एक्सक्लूड। किसका उल्टा है ये? इंक्लूड यानी होता है शामिल करना, और एक्सक्लूड मतलब शामिल ना करना, तो उसका उल्टा, ठीक है। तो एक्सक्लूड यानी क्या होता है? इंक्लूड का अपोजिट है। किसका अपोजिट है? अपोजिट ऑफ इंक्लूड सबको पता है ना। एक्सक्लूड जो है इंक्लूड का अपोजिट होता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी उनको नहीं दिया गया। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी यानी राजनीतिक तौर पर समानता। किसके तौर पर समानता? अभी राजनीतिक समानता है। कैसे? हमारे फॉर एग्जांपल विधायक की बात करते हैं। पामगढ़ में विधायक यानी एमएलए, पूरे इंडिया की बात है वैसे ये। फॉर एग्जांपल पामगढ़ में कोई भी विधायक बन सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इंडिया में भी कोई भी विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इसका मतलब क्या है? पॉलिटिकल इक्वालिटी है कि नहीं जेंडर के हिसाब से? राष्ट्रपति भी कोई भी बन सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वो कैसी इक्वालिटी है? पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये कास्ट, धर्म के हिसाब से भी, मतलब आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी रंग आप बन सकते हैं। प्रधानमंत्री, सरपंच हो गया या राष्ट्रपति हो गया, बन सकते हैं, ठीक है। तो वो है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। कैसी इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है। तो पॉलिटिकल बेसिस पर राजनीतिक ये समानता है।
showing that revolutionary did not fully recognize women as equal citizen. उन लोग भी मतलब कि महिलाओं को कम समझते थे। इसका मतलब क्या, देखिए फिलोसफर रिवॉल्यूशनरीज सिर्फ पुरुषों को अधिकार दिए, इससे क्या समझ सकते हैं हम लोग कि इन लोग महिलाओं के पूरे अधिकार का समर्थन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? डिड नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज women as equal citizen, मतलब उन लोग महिलाओं को पूरी तरह से नागरिक नहीं मानते थे। हमेशा उन लोग किसको सुपीरियर रखे? मैन को। किसको ऊपर रखे? मैन को। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फंडामेंटल राइट्स इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फंडामेंटल राइट कैसे आया या कैसे इमर्ज हुआ? कैसे इमर्ज हुआ? ठीक है, देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, क्या बोलते हैं साथ में तीनों को? ट्रिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिनिटी। वो पूरी दुनिया को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिला वो कॉन्सेप्ट। कहां से मिला? फ्रेंच। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया कि सभी सिटीजन को क्या मिलना चाहिए? बेसिक राइट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? बेसिक राइट मिलना चाहिए। और इनएलिनेबल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम मतलब बेस्ट वर्ड मिला है यहाँ पर। एक एक को याद करेंगे आपको पूरा मजा आ जाएगा आप लोग, एकदम इतना बढ़िया वर्ड है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड बहुत अच्छा है, उसको आप अंडरलाइन करिए, इनएलिनेबल। क्या है? इनएलिनेबल। इनएलिनेबल का मतलब होता है ऐसे अधिकार जिसको कोई नहीं छीन सकता, जिसे कोई नहीं छीन सकता। The French Revolution introduced that the idea of all citizens possess basic and inalienable right. जैसे कि हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 जो है लाइफ एंड लिबर्टी, जो हमको है ना, आर्टिकल 21 एंड 22 हमको जो है मूलभूत अधिकार देता है, जीने के अधिकार। इनएलिएनेबल राइट किसको बोलते हैं? जैसे कि राइट टू लाइफ। इसका एग्जाम्पल लिखिए। इसका एग्जाम्पल क्या है? राइट टू लाइफ। क्या है इसका एग्जाम्पल? जीने का अधिकार। किसका अधिकार? वो भी गरिमापूर्ण जीने का अधिकार। ठीक है, तो इनएलिएनेबल राइट जैसे कि जीने का अधिकार। किसका अधिकार? जीने का अधिकार। तो ये सब हमारे संविधान के मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आता है। इनएलिएनेबल यानी कि जो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सके। राइट यानी पता है ये सबको अधिकार होता है। तो इनएलिएनेबल का मतलब होता है जिसे कोई ना छीन सके, जिसे, ये कलर दिख नहीं रहा होगा शायद। इनएलिएनेबल का मतलब होता है जिसे कोई ना छीन सके। से कोई ना छीन सके, उसको बोलते हैं इनएलिएनेबल। और राइट्स मतलब अधिकार, ऐसा अधिकार जिसे कोई ना छीन सके। एग्जांपल क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू, आपका हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21, 22, ये कोई नहीं छीन सकता, कितना इमरजेंसी लगने के बाद भी। ठीक है, फिर है हमारा दिस प्रिंसिपल्स और रिटन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड लेटर इंस्पायर्ड मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब लिखा गया था आपका डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। इससे फिर बाद के संविधानों ने प्रेरणा ली। क्या ली? प्रेरणा। भारत का संविधान भी, भारत में जो संविधान है वो भी प्रेरणा लिए इससे। ठीक है, कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इनएलिएनेबल हैं, मतलब आपकी कोई जान नहीं ले सकता। क्या नहीं ले सकता? जान। राइट टू लाइफ का मतलब जीने का अधिकार या जीवन का अधिकार। किसका अधिकार? जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, इस चैप्टर नाम क्या है? डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर आपका ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर जैसा लग रहा है। अच्छा है, ठीक। व्हाट वाज द रोल ऑफ पुअरर क्लासेस इन डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन? अब गरीबों की भूमिका क्या थी? किसकी भूमिका? गरीबों की। तो देखिए पीजेंट्स यानी किसान, वर्कर्स एंड कॉमन पीपल actively participate in protest, rebellion and mass movement. Their struggle provide energy support that help overthrow old regime.
ओवरथ्रोइंग होता है हटाने में, मतलब उठा के फेंकना सीधा, ठीक है। यहां पर हटाने में, ठीक है, वैसे इसका मतलब हटाना होता है, क्या होता है? ओल्ड रिजिम का मतलब पुरानी जो सरकार थी उससे है यहाँ पर मतलब, ठीक है। तो देखिए आपको सभी को पता है किसी भी देश में जो मिडिल क्लास और पुअर होता है उसी की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है। किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है? मिडिल और पुअर क्लास की। तो उनके जुड़ने से प्रोटेस्ट यानी जो विरोध हुआ था और मास मूवमेंट, इन सब में ज्यादा सहायता हुई, और ऐसा करके उन्होंने एनर्जी और सपोर्ट प्रोवाइड किया। क्या क्या प्रोवाइड किया? एनर्जी और सपोर्ट। इस क्वेश्चन में इसको नॉर्मल है, वैसे ही लिख सकते हैं इसमें। उनके जुड़ने से क्या आया? मास प्रोटेस्ट हुआ, बढ़िया से हुआ, सपोर्ट मिला। और जो ओल्ड रिजिम थी, किसकी बात चल रही है हमारे में इसमें? रिवॉल्यूशन के ना, तो उसमें ओल्ड रिजिम जो है उसको हटाने में आसानी हुई। क्या हुई? अब हमको डिफरेंस बताना है जापान के नेशनलिज्म और इंडिया के नेशनलिज्म। नेशनलिज्म यानी होता है ऐसी आइडियोलॉजी जो जिसमें हम देश के बारे में सोचते हैं। किसके बारे में सोचते हैं? आईएसएम इज्म जब जुड़ जाता है तो वो होता है आइडियोलॉजी। क्या होता है वो? तो नेशनलिज्म यानी होता है ऐसा आइडियोलॉजी जिसमें हम एकदम देश के बारे में सोचें, अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश को भी मार देंगे, मतलब ऐसा वाला, अपने फायदे के लिए, ठीक है। ये आइडियोलॉजी होता है आपका नेशनलिज्म। पैट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म में यही फर्क है। नेशनलिज्म में आप अपने देश को ही सबसे सामने रखते हैं, दम, मतलब खुद बचने के लिए दूसरे को मार सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इंडियन नेशनलिज्म ग्रू एज एंटी कॉलोनियल डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाइल जापानीज, हमारा देखिए इतना कोई पढ़िए, भारत का जो आइडियोलॉजी था वो एंटी कॉलोनियल डेमोक्रेटिक के तौर पर उभरा, क्योंकि हम कॉलोनी थे। क्या थे हम? ब्रिटेन की कॉलोनी थी, इसलिए हमारा जो मूवमेंट था वो अलग था। जबकि जापान जो था वो अपने उनका अलग राजा के अंडर में थे। वो किसके अंडर में थे? स्टेट डायरेक्शन टू स्ट्रेंथन इंपीरियल पावर एंड रैपिड मॉडर्नाइजेशन। उनका जो गवर्नमेंट था वो सरकार के अंडर में था, सरकार बोलता हूं, अपने राजा के अंडर में था। किसके अंडर में था? वो अपने राजा के अंडर में थे। फिर आप सभी को पता ही है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुआ, यानी कि जब 2 एटॉमिक बॉम्ब गिरे 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 2 एटॉमिक बॉम्ब जब गिरा जापान में, तो फिर वहां के एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर किया, ठीक है। तो भारत में अलग था, भारत गुलाम था और उसके पास राजा था। क्या था? राजा था। तो वहां का डेमोक्रेटिक ना, वहां का नेशनलिज्म अलग था। तो भारत का था कि हमको डेमोक्रेसी लाना है और कॉलोनी से हमको अलग रहना है बोल के। तो यही बस है दोनों में फर्क, ठीक है। अंडर स्टेट डायरेक्शन उनका क्या था अपना, यहाँ स्टेट का मतलब, जब भी हम बात करते हैं स्टेट का मतलब सब सोवरेनिटी भी हो, ठीक है। तो इनका जो नेशनलिज्म था वो अपने देश के अंदर अपना जो स्टेट है, देश जैसा डायरेक्शन दे रहा था उसके हिसाब से चल रहा था, ठीक है। हमको क्या था? हमको आजाद होना है, ऐसा टाइप से। What changes occurred in Japan after reinstatement of Meiji dynasty? तो जापान में मेजी डायनेस्टी, उसका बोल रहे व्हाट चेंज अकर्ड आफ्टर रीइंस्टेटमेंट ऑफ मेजी डायनेस्टी। मेजी डायनेस्टी बाद क्या क्या चेंज आए? तो देखिए मेजी डायनेस्टी के आप समझिए जाने के बाद, किसके जाने के बाद? मेजी डायनेस्टी के बाद। जैसे कि भारत में ब्रिटिशर से जाने के बाद क्या हुआ? भारत आजाद हुआ। तो देखिए जापान ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अडॉप्ट किया? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। डेवलप इंडस्ट्रीज। जापान की बहुत तारीफ होती है क्योंकि 2 एटॉमिक बॉम्ब सह कर भी कोई देश डेवलप बन सके तो सिर्फ जापान हो सकता है बोलते हैं। और हर साल सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, क्योंकि दिखाया था 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है, देखा था चैप्टर 2 में पढ़े थे हम। 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच में है तो वहां पर अर्थक्वेक सुनामी सब आते हैं। आर्मी उसके पास नहीं थी क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि इसकी रक्षा कौन करेगा? यूएसए करेगा करके। बाकी वो छुप के अभी आर्मी बना रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ है पता आपको? एटॉमिक बॉम्ब कौन मारा था? यूएसए मारा था एटॉमिक बॉम्ब। तो यूएसए वादा किया था कि आप पर हमला मतलब हम पर हमला, ऐसे मानेंगे बोल के।
तो इन लोग आर्मी नहीं बना रहे लेकिन अब बना रहे हैं। एंडेड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म यानी जमींदारी सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडलिज्म, सैलरी के बदले जमीन देते हैं। इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन यानी कि इंग्लिश एजुकेशन है वो किए। ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड एंड पावरफुल मॉडर्न नेशन स्टेट। तो अच्छी अच्छी बातें लिखने की, संविधान ने जॉब किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किए, ऐसा ऐसा बातें इसमें करनी है। फ्यूडलिज्म का अंत किए। फ्यूडलिज्म क्या होता है? जमींदारी सिस्टम होता है। क्या सिस्टम होता है? जमींदारी सिस्टम। अच्छा से लिख देता हूं मैं, क्या होता है इसका मतलब? एक प्रकार का जमींदारी सिस्टम को बोलते हैं फ्यूडलिज्म, जिसमें क्या मिलता है? सैलरी के बदले जमीन मिलता है। ठीक है, ऐसा ऐसा हुआ था जमींदारी सिस्टम। Moving to the next question, that is, what was the main reason of India's struggle to gain momentum after Gandhi returned from South India? आपको पता ही है कि गांधी जी जो है 1915 में आए थे साउथ अफ्रीका से। कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन। उनके आने के बाद जो नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट है वो रफ्तार कैसे पकड़ा? मोमेंटम, मोमेंटम समझते हो ना? ट्रेन ऐसे चलते धीरे 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 धीरे, उसका एकदम स्पीड पकड़ता है ना। तो गांधी जी के आने के बाद फ्रीडम मूवमेंट है वो कैसे स्पीड पकड़ा? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे कि गांधी जी 1915 में आए थे। कब आए थे? रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका कब? 1915। और ये जिस दिन आए उसको एनआरआई डे मनाया जाता है, एनआरआई डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया नए नए मेथड्स, जैसे कि सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये सब इंट्रोड्यूस किया, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन। क्या आंदोलन? यानी कि आपका हम काम नहीं करेंगे, सहयोग, हेल्प होता है ना, हेल्प। तो ब्रिटिशर से कुछ भी काम में मदद नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स द्वारा खोले गए स्कूल में बच्चे जाना बंद कर दिए। जो इंडियंस काम करते थे वो काम करना बंद कर दिए। उस समय के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटेन की सेना में भारत के 3 लाख लोग काम करते थे। पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, कितने लाख लोग? 3 लाख इंडियन काम कर, सोचो 3 लाख, मतलब भारत के लोगों को ही भारत के खिलाफ यूज कर रहे थे। किसके खिलाफ? 3 लाख बहुत नंबर होता है। उस समय भारत की आबादी आपका लगभग 30-35, हम लोग जब आजाद हुए तो हमारी आबादी 35-36 करोड़ के आसपास थी। अभी हमारी आबादी 140 करोड़ है। हमारी सेना है 14 लाख स्टैंडिंग आर्मी, टोटल मिला दोगे 25 लाख, सीआरपीएफ वगैरह मिला दोगे तो। सुनिए इधर, तो 3 लाख सैनिक भारतीय थे। सोचिए, आपने वो उसमें नहीं देखा होगा कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, वो सुअर और गाय का जो चर्बी था उसकी वजह से हुआ था। तो मंगल पांडे मिलिट्री में थे, आपको पता ही है, ठीक है। तो ब्राह्मण थे, तो क्या होता था कि जब भी क्या होता है, अभी जैसे लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ग्रीस यूज करते हैं चीजों को स्मूथ चले, पहले ग्रीस नहीं हुआ करता था। तो गाय और सुअर का चर्बी यूज करते थे ताकि फ्लेक्सिबल रहे। क्या रहे? फ्लेक्सिबल, लुब्रिकेशन। अच्छा चले, जैसे भी देखे हो, जैसे भी बहुत यूज होता है ग्रीस का, ठीक है। तो वही है। तो कुल मिला के तो वो सब लोग ऐसा किए कि नॉन कॉर्पोरेशन, भैया हम उन लोगों का सहयोग नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? सहयोग। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सब चीजों का उन्होंने किया। इनकी लीडरशिप ने लोगों को, और एक और चीज आपने बताया, सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च, उन्होंने ऐसा ऐसा कॉमन कॉमन चीज खोजा, जिसकी नमक सत्याग्रह जो किया दांडी मार्च वाला, कि नमक से सब लोग रिलेट करेंगे। आप लोग बोलोगे कार का कीमत कम करो बोल के, कौन आएगा? ठीक है,
सब लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो लोग कितना भी कम करोगे, 10 लाख का कार कितना कम होगा, 3 लाख 4 लाख ज्यादा, तब भी गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और वो आपका लग्जरी गुड में आता है, एसी, कार, ये सब क्या लग्जरी गुड्स। इसेंशियल गुड्स में आपका आता है चावल, आटा, दूध, नमक, ये सब क्या है इसेंशियल। इसेंशियल यानी होता है आवश्यक, क्या होता है गुड्स यानी सामान, इसेंशियल गुड्स यानी क्या होता है आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं। गुड्स लिख देता हूं एस, तभी होगा गुड्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ना आपका मतलब जितना मैं बता रहा हूं ना, या जितना हम लोग बता रहे हैं उतना ही आप लिखेंगे तो आपका वोकेबलरी बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंशियल गुड्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं। आवश्यक वस्तुएं किसको बोलते हैं, जिसके बिना आपका जीना खाना मुश्किल हो जाए, क्या हो जाए, जिसके भी आपका एरोप्लेन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कार ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन अब चावल, दूध, नमक, गेहूं, दाल, दाल नहीं मिला, दाल भी इसेंशियल में आता है, दाल नहीं मिला प्रोटीन की कमी हो जाता है, अलग अलग डिफिशियंसी हो जाती है, ठीक है। विटामिन सी, अलग अलग विटामिन सी मतलब खट्टा चीजों वाला, तो वो सब भी है ना, खट्टी चीज, वो सब भी जरूरी है, तो एसेंशियल गुड्स ऐसा समझो। तो गांधी जी का लीडरशिप से पीजेंट्स, वर्कर, मिडिल क्लास ये सब यूनाइट हो गए, क्या हो गए, यूनाइट हो गया, टर्निंग द स्ट्रगल इनटू नेशनल वाइड पॉपुलर मूवमेंट। तो देखिए सिंपल सी बात है, गांधी जी की वजह से सब लोग यूनाइट हो गए, यहां देखिए यूनाइट हो गए। तो किसान, वर्कर्स यानी समझो काम करने वाले, और मिडिल क्लास, इन्हीं को मिला दोगे तो 90% जनता ऐसी हो गई, हो गई कि नहीं। अब पूरा 90% जनता यानी पूरा देश जब किसी चीज के खिलाफ लड़ेगा तो पॉपुलर मूवमेंट हो गया। अब पूरा देश जब किसी के साथ लड़ेगा, 30 करोड़ 40 करोड़ लोग जब लड़ेंगे, कितनों को मार लोगे, कितनों को मार लोगे, 3 लाख 4 लाख, फिर भी तो बचे ना आपके 39 करोड़ मान के चलो। तो वही चीज है, पूरा फायरिंग कर देते थे उन लोग। तो एक लीडर का आप देख सकते हैं विजन इसलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबको यूनाइट किए गांधी जी, क्या किए, सबको यूनाइट, क्या किए, यूनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस यू सी बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑन इशू ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ मेन एंड वीमेन। वो एक चार्ट दिया हुआ है आपके बुक में, उसको दिखाइए क्वेश्चन में। तो ये चार्ट आपका पेज नंबर 145 में है, किसमें है 145, ओपन करिए उसको। ये आपका पेज में 145, इसको देखिए आप लोग, ठीक है। तो 145 में ये है, व्हाट डिफरेंस यू कैन सी इन द फॉलोइंग टेबल बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑन इशू ऑफ वोट, राइट टू वोट ऑफ एडल्ट मैन एंड वीमेन। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि बाकी देश में, जैसे इंग्लैंड में मेंस को अधिकार मिला 1918 में, जबकि वीमेन को मिला 1928 में। सब देश में आप नोटिस करेंगे, अमेरिका में तो और देखिए मेंस को 1862 में मिला, फीमेल को कब मिला 1920 में। तो सब देश में हम नोटिस करेंगे महिलाओं को लेट से अधिकार मिल रहा है, क्या मिल रहा है। लेकिन इंडिया में 1950 यानी जब से संविधान लागू हुआ, मेल और फीमेल दोनों को एक साथ अधिकार मिला, क्या मिला दोनों को। 1950 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब की बात है कॉन्स्टिट्यूशन लागू। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि भारत जब 1950 में राइट्स दिया, वोटिंग राइट्स, तो दोनों को दिए, किसको दिए, उस समय मिनिमम एज 21 साल था, 21 ईयर्स था, कितना था 21, लेकिन दोनों को दिए, मेल्स को भी और फीमेल्स को। जबकि बाकी कंट्रीज का जब हमने देखा तो आप देखेंगे कि फीमेल्स का बाद में है, क्या है, मतलब जब उन लोग शुरू किए वोटिंग राइट्स देना तो महिलाओं को कम समझ रहे थे, तभी तो वोटिंग राइट्स नहीं दिए। तो उससे हम समझते हैं कि इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ग्रांटेड बोथ मेन एंड वीमेन टुगेदर द राइट्स, कब 1950, ये डेटा आप लोग याद रखेंगे, कब दिया गया 1950। जबकि many other western countries women receive right to vote much later than men। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, आप लोग बस डेट याद रखेंगे।
बाकी कंट्रीज में वोटिंग राइट्स बहुत बाद दिए गए। कब दिए गए? बहुत बाद। जबकि इंडिया में एक साथ दिए। इंडिया में क्या दिए? एक साथ दिए। इतना चीज आपको समझना है, 1950 डेट याद रखना है। और बाकी कंट्रीज में लेट से दिए। उसमें आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्रिटेन का दिया है, यूएसए का था, ये ब्रिटेन का है। ब्रिटेन और यूएसए का भी डेट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसको टिक लगा दीजिए। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।